NewsBeat.com पर मैं हूं नीरू व्यास और एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की हमारी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरह से अब मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने भी कहा है कि वो लव जिहाद को लेकर कानून लेकर आएगा। लव जिहाद को लेकर इतने सारे राज्य कानून बनाने पर क्यों तुले हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं और ठीक चुनाव से कुछ ही दिन पहले बीजेपी और जो गुपकर अलायंस है उनके बीच में काफी तनातनी चल रही है। आज अमित शाह के बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं जिसका पलटकर जवाब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी दिया है, तो इन सब के डिटेल्स आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है तबलीगी जमात की मीडिया रिपोर्टिंग के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसको आप रेगुलेट करें, और कहा है कि इस पूरे मामले में अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है तो वो मैकेनिज्म बनाइए, क्योंकि हर चीज NBSA यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के हाथ में आप नहीं छोड़ सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक कड़ा संज्ञान लिया है। तो इन 3 खबरों की फेहरिस्त में चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। तो ये थी 3 खबरें जो कि हम लेंगे आज का एजेंडा में, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा के बाद कर्नाटका और अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वो भी जल्द मध्य प्रदेश की विधानसभा में लव जिहाद पर एक कानून लाएंगे जिसमें 5 साल की सजा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस ये होगा। और एक उसमें ऐसा प्रावधान होगा कि अगर जबरन कोई शादी करवाता है तो जो साथ में जो लोग हैं उस प्रक्रिया में मदद करने वाले उनको भी आरोपी के तौर पर देखा जाएगा। तो ये इतनी होड़ क्यों लगी हुई है, ये जितने भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं ये बार बार लव जिहाद के कानून की बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, आपको थोड़ा सा भी याद होगा कि लव जिहाद का जो टर्म है वो कब प्रचलन में आया था। 2013 के मुजफ्फरनगर राइट्स में, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि किस तरह से जबरन मुसलमान परिवार के जो लड़के हैं उन्होंने हिंदू परिवारों की लड़कियों से शादी की है। तब से काफी बार ये बात बोली गई है और जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े हिंदूवादी जो ताकतें हैं, वो बार बार कहती हैं कि देखिए मुस्लिम परिवार के जो लड़के हैं वो जबरन हमारी हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। तो फिजिकल इंटरवेंशन होता था। बजरंग दल जैसे ग्रुप्स हैं, हिंदुत्व सेना जैसे ग्रुप्स हैं, वो लोग आकर जबरन ये शादी को रुकवाया करते थे, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस थी। एक हद के बियॉन्ड वो जो ताकतें हैं वो नहीं ऑपरेट कर पा रही थी, यानी कि शादी को रोकने में, इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने में वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रही थी। इसलिए जो नया हथकंडा बीजेपी शासित राज्यों ने अपनाया है वो है लव जिहाद के कानून का। तो लव जिहाद का कानून अगर आएगा तो क्या आप इंटरफेथ मैरिजेस को रोक सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब आपको बता दें कि अभी हाल में योगी आदित्यनाथ ने 23 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक संज्ञान लिया था कि आप शादी के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। इस बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं, अब तो हम यूपी में भी कानून लेकर आएंगे लव जिहाद का। उसके बाद हरियाणा, फिर कर्नाटका और अब मध्य प्रदेश भी लाने की बात कर रहा है। लेकिन अगर लव जिहाद का आप टर्म देखें तो लव जिहाद क्या है? लव जिहाद एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको राइट विंग हिंदू एक्टिविस्ट्स ने जन्म दिया है सिर्फ अपनी सोच के ऊपर, यानी कि एक एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट है जिसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, असंवैधानिक है, और वो लॉ में कहां तक खड़ी होगी अभी ये किसी को पता नहीं है। लेकिन सारे राज्य इस पर, जो खासकर बीजेपी शासित राज्य, वो सारे कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ऐसा लॉ हमेशा कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर आप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान परिवार के जो लड़के हैं वो जबरन हिंदू परिवारों की लड़की से शादी कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इस कानून का दायरा बहुत छोटा है। अगर आप एक ही कम्युनिटी की बात कर रहे हैं
तो अगेन दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और आप एक सिंगल आउट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को। अगर आप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो दूसरे धर्मों में जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, जैसे हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस, हिंदूज वर्सेस पारसी, तो बहुत सारे धर्म में इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं। तो आप यहां पर सिर्फ मुस्लिम परिवार के लड़कों की बात क्यों कर रहे हैं? तो पहला तो हमारा पॉइंट यह है कि उसकी लीगल सैंक्टिटी कोई नहीं है, असंवैधानिक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। संविधान में एक प्रावधान है कि आप स्वेच्छा से जो धर्म चाहें आप उसका पालन कर सकते हैं। राइट टू चॉइस का मामला है कि आप जिससे चाहें आप उससे शादी कर सकते हैं। दो अगर कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, यानी कि जो बालिग हैं, दो बालिग लड़के या लड़की हैं, अगर वो आपस में चाहें तो वो शादी कर सकते हैं और उसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं दखल दे सकती। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो ऐसे कानून का कि क्या मायने हैं? जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, इस बिल्कुल असंवैधानिक है। और आर्टिकल 25 में ये साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी फ्रीडम से आप जो रिलीजन चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसी चाहें आप उससे शादी कर सकते हैं। तो इन सारे प्रावधानों के बीच क्या ये जो लव जिहाद का कानून है ये क्या वाकई में इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी होगी, या इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हरियाणा हो, हादसे चाहे जो भी हो। क्योंकि हाल में हरियाणा में भी देखा गया था कि पलवल में किस तरह से एक लड़की को दिन दहाड़े मार दिया गया था और ये बताया जा रहा था उसके परिवार वालों के हवाले से कि वो जो लड़का था वो मुसलमान था और वो जबरन उससे शादी करना चाह रहा था। तो बार बार ये सारी बातें खुलकर सामने आती हैं, लेकिन लव जिहाद का एक कानून लाना, यानी कि आप दो कोई एडल्ट्स हैं, कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं अगर वो शादी कर रहे हैं तो वो कानून के खिलाफ है, तो इसकी लीगल सैंक्टिटी का क्या होगा? दूसरा जो पॉइंट है कि बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट है, एक बहुत ही वुमेन यानी कि जो महिलाओं का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उस पर एक हानि है, एक कड़ा हमला है। और जो हिंदू परिवारों की जो लड़कियां हैं खासकर, उनको एक बहुत ही गलत छवि उनकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वो कितनी गलबल है, कितनी कमजोर है कि कोई भी मुसलमान परिवार का लड़का आएगा और उनसे जबरन शादी कर लेगा। तो एक बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट है। और महिलाओं की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पावर है, उनका विजडम है, वो कहीं ना कहीं कम आंक रहा है अगर हम इस लव जिहाद के कानून की बात करते हैं। अब आपको बता दें ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने 2017 में एक ऐसा एंटी कन्वर्जन कानून पास किया था, फिर राजस्थान ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 2018 में हादिया का केस आया, जिसमें कि केरला हाईकोर्ट ने उनकी शादी को कैंसिल कर दिया था, उसने एक मुसलमान परिवार के एक लड़के से शादी की थी जिसको केरला हाईकोर्ट ने एनल कर दिया, कैंसिल कर दी शादी। लेकिन बाद में जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उनकी शादी को लीगल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो मामले हैं जो इंटरफेथ मैरिजेस के, ये समय समय पर आए हैं। लेकिन शादी एक दो इंडिविजुअल्स के बीच की चॉइस का मामला है। क्या आप इसे या कोई इसे कानून या कोई थर्ड पार्टी इसमें क्या रोड़े अटका सकती है या कोई विघ्न डाल सकती है, या वो ये कह सकती है कि नहीं जबरन हम रोक देंगे, अगर फिजिकल इंटरवेंशन से नहीं होता तो अब हम लव जिहाद के कानून से रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिली हुई हैं। तो ऐसा जो कानून है लव जिहाद का, वो कितनी सैंक्टिटी उसको मिलेगी आप इसे सोच सकते हैं। और लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगी यहां पर कि होम मिनिस्ट्री ने इसी साल 2020 में फरवरी में पार्लियामेंट के अंदर एक जवाब में ये कहा था कि नहीं, हमारे देश में लव जिहाद के कोई केसेस ऐसे नहीं हैं। और साथ में ये भी कहा था कि हर इंसान को जो भी फ्रीडम से वो रहना चाहे या धर्म अपनाना चाहे वो कर सकती है। और बार बार इस बात को ये कहा गया कि नहीं, लव जिहाद के केसेस नहीं है। तो अगर होम मिनिस्ट्री ऐसा कह रही है तो बाकी राज्यों को ऐसी क्या पड़ी है? क्या ये पॉलिटिकल वेपन है? क्या ये पोलराइज करने की एक बार फिर से कोशिश है? बिल्कुल एक विभाजन करने का तरीका है समाज में कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और एक डर फैलाने की जो एक जरूरत कर रहा है ये कानून, उसकी भत्सना करना आज जरूरी है। क्योंकि आपके मन में एक डर बैठ जाएगा, हिंदू पर जो खासकर मुसलमान परिवार के लड़के हैं उनके मन में डर बैठ जाएगा कि अगर आज उन्हें किसी एक हिंदू परिवार की लड़की से प्रेम हो गया और अगर उन्होंने शादी कर ली तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें जेल हो जाएगी। तो आप इस प्रेम के बंधन को एक कानून के बंधन में कैसे डाल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि लव जिहाद एक पॉलिटिकल वेपन बन रहा है, सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश
को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देख लीजिए इतने सारे राज्यों में जब आगे साल आने वाले जो जहां जहां चुनाव है वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में है, तो पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं फिर से दोहराऊंगी, जो मैंने कहा था कि डर फैलाने की कोशिश की जा रही है समाज में, जिसकी भत्सना करना चाहिए। आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर 28 नवंबर को पहला फेज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव का है, यानी कि वहां पर एक राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। 5 अगस्त पिछले साल आपने देखा था कि किस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसको रिवोक किया गया, उसका जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया, जिसके बाद 3-4 पार्टीज ऐसी नेशनल बड़ी बड़ी थी जिन्होंने मिलकर एक गुपकर अलायंस बनाया, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, यानी कि गुपकर रोड रेजिडेंस जो जहां पे फारूक अब्दुल्ला का घर है वहां पे ये डिक्लेरेशन साइन किया गया और कहा कि अब उनका जो गुपकर अलायंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में वापस अनुच्छेद 370 की बहाली की जाए। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन गुपकर अलायंस बना, उसके बाद क्या हुआ कि सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको डिटेन किया गया और वो गिरफ्तार कर लिए गए और डिटेंशन में थे। और अभी हाल में ही महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया, फिर उमर अब्दुल्ला को छोड़ा गया, फारूक अब्दुल्ला को छोड़ा गया, और अब ये सब एक बार सारी पार्टी, सज्जाद लोन की जो पार्टी है, ये सारे लोग अब एकजुट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अब इनका अलायंस भी जो डीडीसी के चुनाव है वो लड़ेगा। तो यहां से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। गुपकर अलायंस ने कहा कि वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब से उन्होंने ये ऐलान किया कि नहीं वो डीडीसी के चुनाव लड़ेंगे, तब से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। और इसलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर आज ट्वीट्स किए हैं और क्या बोला है कि ये जो गुपकर गैंग है, पहले तो टुकड़े टुकड़े गैंग था, फिर उसके बाद खान मार्केट गैंग था, और अब एक नया गैंग सामने आया है अमित शाह के हिसाब से, उसका नाम है गुपकर गैंग। और उन्होंने ये कहा है कि गुपकर गैंग तो ग्लोबल हो गया है, वो चाहता है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो आकर इंटरवीन करें जम्मू एंड कश्मीर में। और उन्होंने अपने ट्वीट्स में ये भी लिखा है कि देखिए धारा 370 के तहत हमने दलित्स को और जो महिलाएं हैं और जो ट्राइबल्स हैं उनको इतने सारे प्रावधान दिए थे, तो अब ये ऐसा लगता है कि जो गुपकर गैंग है इन सारे दलितों, ट्राइबल्स और महिलाओं के खिलाफ है। और फिर कांग्रेस पर भी हमला करके अमित शाह ने ये कहा है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे गुपकर अलायंस का समर्थन करती है? तो समर्थन करती है तो ये क्या है? एंटी नेशनल है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के ट्वीट्स में इस बात का जिक्र है कि ये जो गुपकर अलायंस है वो एंटी नेशनल है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके खिलाफ है। तो ये सारी बातें ट्वीट में अमित शाह ने कही है ठीक चुनाव के कुछ ही दिन पहले। 28 नवंबर को डीडीसी के चुनाव का पहला फेज है, उसके पहले आज अमित शाह के ताबड़तोड़ ट्वीट्स इस पर आए हैं, जिसका भारी समर्थन सारे कैबिनेट के मंत्रियों ने, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे और भी मंत्रियों, सब ने किया है। लेकिन ओमर अब्दुल्ला ने इसका जमकर जवाब दिया है और महबूबा मुफ्ती ने भी। ओमर ने कहा है कि ये खाली जम्मू कश्मीर में होता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको एंटी नेशनल बोला जाता है, आप अगर मुंह खोलते हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाता है। और उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की बौखलाहट है ये मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि पीपल्स अलायंस यानी कि गुपकर अलायंस अब चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने जो एक बड़ी बात कही है कि अब तो ऐसा लगता है कि इस देश में अगर आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अलायंस में चुनाव लड़ना भी एंटी नेशनल है। तो ये सारी बातें इस समय हुई हैं, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में इसको समझना होगा कि ये जो डीडीसी का चुनाव है ये 43 सीटों में लड़ा जाएगा, जो 28 नवंबर का चुनाव है, जहां पर 25 सीट्स घाटी में है यानी कि वैली में है और 15 सीटें जम्मू में है। और इसके साथ साथ आपको बता दें डीडीसी के साथ साथ पंचायत के उपचुनाव भी होने हैं और साथ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के भी चुनाव हैं, जैसे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहलगांव और अशमुकम। तो ये जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया है इस समय काफी गर्मा गई है जम्मू कश्मीर में। और जाहिर सी बात है कि जो 15 सीटों में जम्मू में जहां पर बीजेपी का पैठ है और घाटी में जहां पर कि बीजेपी का पैठ बहुत ज्यादा नहीं रहता था, तो जाहिर सी बात है कि अगर गुपकर अलायंस
ये जो लीडर्स हैं ये अपनी पॉलिटिक्स को लेकर अगर घाटी में लोगों के पास जाएंगे तो इनके टेकर ज्यादा होंगे और जो इनकी पॉलिटिक्स है उसको लेकर वोट लोग डालेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में डर है, जिस बात को उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि अभी अकेले ही वो चुनाव लड़ेगी और वो भारी जीत उन्हें मिल जाएगी। लेकिन अब क्योंकि गुपकर अलायंस भी लड़ेगा उन सीटों पर चुनाव, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को भारी टक्कर मिलने की संभावना है। और अगर ऐसा है तो वाकई में ये जो चुनाव होगा वो एक तरीके से रेफरेंडम होगा ऑन आर्टिकल 370। क्योंकि आपको बता दें कि गुपकर अलायंस ने क्या कहा था, खासकर महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि जिसके खिलाफ बीजेपी ने कहा था कि इनके खिलाफ सेडिशन का मामला होना चाहिए, उन्होंने ये कहा था कि अब हम तिरंगा झंडा तब तक नहीं उठाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा हम वापस लेकर नहीं आएंगे, जब तक हम जो आर्टिकल 370 है उसको हम रिस्टोर नहीं कर लेते। तो ये सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ गुपकर अलायंस आया है। तो आप जो इनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है और जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो कहती है कि वो विकास का एजेंडा लेकर आ रही है, तो उसमें एक तरीके से काफी तनातनी दिखेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि कैंपेन अब और गर्म होगा। और जिस तरीके की ताबड़तोड़ ट्वीट्स आज अमित शाह ने किए हैं और जिसके एवज में आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है उनको कॉर्नर करने में, तो ये जो प्रक्रिया है ये भी आगे आने वाले दिनों में काफी दिखेगी। लेकिन बीजेपी की जो ये पॉलिसी है कि किस तरीके से जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको एक दुश्मन दिखाना, दुश्मन के तौर पर दिखाना, ये कहना कि वो एंटी नेशनल है, तो ये क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है? लोकतंत्र में सबको हक है कि वो चुनाव लड़े, सबको हक है कि वो कुछ भी कहें, सबको हक है कि वो अपनी स्वेच्छा से जो चाहे वो करे। ये है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं। और यहां पर इस लोकतांत्रिक प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर की, वो नहीं चाहती कि शुरू हो। राजनीतिक प्रक्रिया से मेरा मतलब है कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि आज गुपकर अलायंस के साथ है। गुपकर अलायंस के साथ ना भी हो, लेकिन जो उनके सेंटिमेंट्स हैं आज उनके साथ है। उनको लगता है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया वो ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाने के बाद वो चीजें ठीक नहीं है। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर का जो मंगलसूत्र था ऐसा लग रहा है कि वो उतार दिया गया है। तो एक भारी तबका है वहां पर, और जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहां पर देखे गए हैं, प्रेस की आजादी को बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है, तो ये सारे तमाम इश्यूज हैं जो वहां पे लोगों से नहीं छुपे हैं। तो इन सारी इश्यूज की गूंज कहीं ना कहीं इस डीडीसी चुनाव में दिखेगी। तो अब देखना होगा कि लोग विकास के एजेंडा, जो बीजेपी कहती है कि वो विकास का एजेंडा लेकर आ रही है, और जो यूटी का स्टेटस उन्होंने बहाल किया है 2 यूटीज बनाकर, तो वो विकास की यात्रा करेगी। और जो गुपकर अलायंस है वो वहां पर लोकल सेंटिमेंट, जो कश्मीरियत का सेंटिमेंट है, वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखना होगा कि लोग किस तरह से वोट करते हैं। लेकिन इस चुनाव पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कश्मीर का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और कश्मीर की क्या इच्छा है वो इस चुनाव से कहीं ना कहीं पता चलेगी। आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कड़ी फटकार लगाई है। तबलीगी जमात की जो रिपोर्टिंग थी, जिस तरह से कुछ मीडिया के सेक्शंस थे, जो प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया के कुछ सेक्शंस थे, जिन्होंने किस तरीके से ये कहा था कि तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है इतने सारे कोरोना वायरस के केसेस को लेकर। आपको याद होगा कि ये अप्रैल और मई का मामला था, मार्च में लॉकडाउन के दौरान, जिस समय तबलीगी जमात, जिसमें कि बहुत सारे देशों से लोग वहां पर निजामुद्दीन मरकज में इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद मीडिया ने वहां पे बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, और जिसके बाद बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि तबलीगी जमात ने इस कोरोना को फैलाया है इस देश में, और वही सबसे बड़े, यानी कि मानव बम तक कह डाला एक किसी चैनल ने। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग उस समय देखी जा रही थी, और किस तरीके से एक मुसलमान कम्युनिटी को मीडिया ने किस तरीके से टारगेट किया था। तो उसके बाद जमाते उलीमा ए हिंद ने एक पिटिशन फाइल किया और कहा कि आप किसी भी तरीके से तबलीगी जमात को इस तरीके से कम्युनलाइज नहीं करना चाहते हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक एफिडेविट आया जो कि पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने
अपना असंतोष व्यक्त किया और कहा कि ये एफिडेविट ठीक नहीं है। दोबारा जो एफिडेविट आज उन्होंने फाइल किया तो उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको फटकार लगाई है और कहा है कि आपने दो बड़े सवालों का जवाब नहीं दिया है। पहला जवाब ये कि जो केबल नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 की है उसमें ये कहा जाता है कि आपके पास वो पावर्स हैं कि अगर कोई भी मीडिया इस तरीके के को कम्युनलाइज करता है किसी इंसिडेंट को तो आप उसका टेलीकास्ट बंद कर सकते हैं। यू कैन प्रोहिबिट द टेलीकास्ट। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि जब आपके पास वो पावर्स थी तो आपने ये काम क्यों नहीं किया। तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है उनसे आज कड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो तुषार मेहता ने अपने जवाब में कहा है कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है जो कि सेल्फ रेगुलेशन मोड में बिलीव करता है और उनके ऊपर चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सारी चीजें एनबीएसए के हवाले नहीं छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास इस कंटेंट को, इस तरीके का जो कंटेंट टेलीकास्ट होता है, अगर उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो जाइए और एक मैकेनिज्म बनाइए। ये पूरा मैटर अब 3 हफ्ते बाद पोस्ट होगा। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पहले तो आपने एफिडेविट फाइल नहीं किया और जब आपने फाइल किया तो आपने सारे ये जो बड़े सवाल हैं उनको आपने उसके बारे में कोई बातें कही नहीं है। अब आपको बता दें कि आपको याद होगा कि जिस समय लॉकडाउन हुआ था तो उस समय किस तरीके से सोशल मीडिया पर मुसलमानों को टारगेट करके ये कहा जा रहा था कि कोरोना हैशटैग, कोरोना जिहाद के नाम से एक हैशटैग बहुत मशहूर हो गया था। मुस्लिम्स जो सब्जी वाले बेचने वाले थे उनको टारगेट किया जा रहा था, उनके खिलाफ पुलिस एक्शंस हो रहे थे। तो ये सारी बातें तमाम सामने आई थी। फिर बड़े बड़े टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं जैसे सुधीर चौधरी, उन्होंने तो ये कहा था कि तबलीगी जमात ने इस भारत देश को बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है, उनको धोखा दिया है। उसके बाद किसी एक एबीपी लाइव ने ये कह डाला था कि मानव बॉम्ब है। तो ये सारी बातें तमाम ये आई थी सामने और जिसको लेकर 8 अक्टूबर ने सेंटर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 8 अक्टूबर को ये बोला था कि कोई भी बैड रिपोर्टिंग का केस नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके की खराब रिपोर्टिंग का इंसिडेंट सामने नहीं आया है। तो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगाई है कि आपके पास अगर मैकेनिज्म नहीं है तो आप उस मैकेनिज्म को लाइए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मीडिया, जो पहले के जमाने की जो एक मीडिया थी उस पर अंकुश, नियंत्रण, वो उनकी एक लक्ष्मण रेखा होती थी जिसको वो क्रॉस नहीं करते थे। जैसे कि आप चीन और पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा खुलकर आप नहीं बोलते थे, लेकिन आज आप देख लीजिए कि हर तरीके से चीन और पाकिस्तान के बारे में हर तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं। न किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को तलब किया जाता है। आपने देखा था 26/11 का जब इंसिडेंट हुआ था, जब टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, उस समय नई गाइडलाइंस बनाई गई कि किस तरीके से मीडिया चैनल्स को एक टेररिस्ट एक्टिविटी, अगर इस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ है तो रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद सब टीवी चैनल्स ने फॉलो किया उसको। तो अगर हम एक आतंकवादी घटना को फॉलो कर सकते हैं तो जब ये कम्युनलाइजेशन होता है किसी कम्युनिटी का तो वहां पर हम ये अंकुश क्यों नहीं बना पाते। अब रही बात एनबीएसए की, तो एनबीएसए की एक 9 मेंबर्स की वो एक एसोसिएशन है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे रसूख वाले एडिटर्स हैं जिनको ये कहा जाता है कि उन्हें सरकार का समर्थन है। कई एडिटर्स के बारे में ये बोला जाता है कि उनको तो पेरोल पे है सरकार के और सरकार ने उनको एक तरीके से इनडायरेक्ट डिक्टेशन दे रखा है कि आप कोई एक्शन ऐसा नहीं लेंगे। लेकिन जहां तक तबलीगी जमात का सवाल है तो ये वाकई में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जहां पर किसी एडिटर ने खड़े होकर ये नहीं बोला, खासकर एनबीएसए के, कि इस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। उल्टा अगर आपने देखा हो तो उस समय सारे टीवी चैनल्स एक ही धारा में बहते हुए नजर आ रहे थे और वो थे कि तबलीगी जमात को किस तरीके से कंडेम किया जाए। उससे उनको टीआरपीज मिल रही थी। सरकार का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था। तो टीवी चैनल्स को की हर तरह से अगर आप कहें तो बल्ले बल्ले थी। सरकार का समर्थन, मुसलमानों को टारगेट करना, तो इससे बड़ा एक पॉलिटिकल वेपन क्या होगा। और जो बार बार जिस चीज को कहा जाता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो किस तरह से मीडिया को अपने हथकंडे, अपने अंकुश में रखना चाहती है, अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, तो ये इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कम्युनलाइज किया, टारगेट किया एक कम्युनिटी को। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, देयर इज नो केस ऑफ बैड रिपोर्टिंग, जैसा 8 अक्टूबर को
केंद्र सरकार ने कहा था। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो एनबीएसए है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जो सेल्फ रेगुलेशन में बिलीव करता है कि नहीं हम अपने आप से सेल्फ रेगुलेट करेंगे, अपने आप को नियंत्रित करेंगे, तो ये कितनी टूथलेस बॉडी है, बॉडी बन गई है। लेकिन यहाँ के जो एडिटर्स हैं एनबीएसए में बैठे हुए, वो कोई भी एडिटर अपने आप चीजों का संज्ञान नहीं लेते, और खासकर उस मामले में तो बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते जहां पर बीजेपी की सरकार को परेशानी हो। तो अगर मुसलमानों को टारगेट करना है तो एनबीएसए की जो बॉडी है वो अपना मुंह कैसे खोलेगी, क्योंकि वो सरकार के एजेंडा है, सरकार के एजेंडा को पूरा करना है। तो एनबीएसए जो टूथलेस बॉडीज हैं, आज उन पर सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट एक नया मैकेनिज्म बनाने को कह रहा है, तो ये सवाल उठता है कि अब तुषार मेहता जब 3 हफ्ते बाद ये पूरा मैटर लेकर आएंगे तो कोई ना कोई उनके पास जवाब जरूर होगा। लेकिन अगर नया मैकेनिज्म बनेगा तो उस पे कितनी पावर्स होंगी? क्या उसके पास, उस नई बॉडी के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो सरकार के एजेंडे का मुंहतोड़ जवाब दे? क्या उस बॉडी के पास इतनी पावर्स, इतनी ताकत होगी कि वो बीजेपी की सरकार को ये कह सके कि नहीं, आप मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते? तो ये सारी बड़ी बातें हैं कि आज जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, जैसा कि केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास वो पावर्स थी लाइव टेलीकास्ट को रोकने के लिए, लेकिन क्यों नहीं किया? सरकार ने क्यों नहीं लाइव टेलीकास्ट बंद किया? आज एनबीएसए ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं एडिटर्स भी आज उतने ही बड़े आरोपी हैं जितनी की सरकार है इस मामले में। और किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया, उनको आरोपी के तौर पर दिखाया गया, तो ये वाकई में मीडिया की हिस्ट्री में मैं कहूंगी कि इस तरीके की घटनाएं बहुत कम होती हैं। और ये एक थ्रेशोल्ड इंसिडेंट मीडिया के लिए माना जाएगा, और मीडिया इस पर अपनी आंखें कब खोलेगी, मीडिया की जो रीढ़ है वो वापस कब आएगी, ये देखने वाली बात है। इस पर आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। आज के एजेंडा की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। डू सेंड अस योर फीडबैक एंड टेल मी हाउ यू लाइक्ड द एनालिसिस। आप बने रहिएगा satyhindi.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।